नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक़। वज़ीर-ए-आज़म समेत 13 रुकनी वफ़द सऊदी अरब पहुँच चुका है। ऐसे में ये बात की जा रही है, तनकीद बल्कि हम कह सकते हैं मुख्तलिफ मुबस्सरीन जो हैं वो कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में मसाइल का अंबार है, लोड शेडिंग है, अमन व अमान का मसला है, इसके साथ साथ डीज़ल का बहरान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे वक्त में जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, नौमुंतखब जो है वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी मुल्की मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल करने की, लेकिन वो इस वक्त सऊदी अरब और पहुंच चुके हैं और सिफारती महाज या ख़ारजा महाज जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। क्या ये सही वक्त है? प्रायोरिटी मुल्की मसाइल होने चाहिए या फिर ख़ारजा महाज के ऊपर फ़ौरी तौर पर आप जो है मामलात उनको ठीक करने की कोशिश करें? पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा टॉपिक ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज शब दुआ का ऐलान किया है और इस सिलसिले में तैयारियाँ जो हैं वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं और अब आगाज़ भी हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन्स लगाई गई हैं ये शब दुआ के लिए और तमाम जो PTI के हामी हैं, PTI के फॉलोअर्स हैं, उनको कहा गया है कि इसके अंदर आप शिरकत इख्तियार करें। तीसरा आज का हमारा टॉपिक होगा कि पंजाब में इस वक्त आइनी बहरान है, मुकम्मल डेडलॉक है, अभी तक फैसला नहीं हो सका है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो हल्फ कब उठाएंगे। और अब ये खबर आई है कि हुकूमत ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया है। आर्टिकल 6 के तहत अगर कार्रवाई होती है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़, साबिक डेप्यूटी स्पीकर और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़, तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। बरेलवी साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो तनकीद सामने आ रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे सऊदी अरब से मुताल्लिक़ के पहले मुल्की मसाइल को हल करें। लोड शेडिंग का मसला है, डीज़ल नहीं है, अमन व अमान का मसला भी अब शुरू हो चुका है, महंगाई जो है वो हदों को छू रही है। तो ऐसे मौके पर आपको लगता है कि उनका ये तनकीद जायज़ है उनके ऊपर कि पहले आप मुल्की मसाइल को हल करें, ना कि आप ख़ारजा महाज पर जाकर मामलात को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दें? हाँ, वैसे तो मेरे लिए हमेशा ये एक बड़ा अजीब सी बात रहती है कि पता नहीं क्यों हर मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है या सदर इलेक्ट होता है, चाहे फौजी और सिविलियन, सबसे पहले वो जद्दा ज़रूर जाता है, जाना चाहिए, हम तो के लिए मुक़द्दस है, उम्रा ज़रूर करना चाहिए। उससे शायद वाशिंगटन की कॉल सुनता है वो फिर मैंने कहा ना ये रवायत पड़ गई है, तो ये इसकी ज़रा अहमियत शायद ये ज़्यादा हो गई कि मामूल से हट कर था, क्योंकि ये ऐलान किया गया कि वो तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके तमाम सरबराहान जो हैं इसमें शिरकत करेंगे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से एक साहब जो थे वो मेरे साथ बैठे थे, तो जब ये गुफ्तगू हो रही थी पता चला कि सबसे कहा कि ये सेल्फ पेनेंस, यानी उन्हें खुद पैसे देने होंगे होटल के और अखराजात के। फिर आप ये देख रही होंगी कि जो 46 अरकान या 76 अरकान की जो फहरिस्त थी, वैसे तो हमें पता चला है कि कुछ मीडिया के को भी लोगों को पहले सरकारी तौर पर ले जाया जा रहा था या प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना था, लेकिन शायद 2 दिन पहले वो चले गए, 2 या 3 दिन पहले। तो ये वक्त कम कर 13 अरकान पर आ गया और वो फिर एयरफोर्स का एक जहाज़ गया। तो एक तो ये कि इतना ज़्यादा उसका शोर हुआ, भाई ये तो एक मजहबी फरीज़ा है, खामोशी से आप उम्रे पे लोग जाएं और माशाल्लाह ये लोग हुकूमत के वजीर मुशीर, इनके पास क्या कमी है। अव्वल तो ये मैंने कहा ना, ये तो फरीज़ा उन्हीं पर जायज़ कहा जाता है कि जो अपने खर्च से, अगर उनकी और अहमियत प्रायोरिटी ना हो। पर आपने वजह फरमाया कि इस वक्त लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो चुकी है, महंगाई अलग है, पंजाब में गवर्नमेंट नाम का कोई वजूद नहीं। उससे बढ़कर ये कि गालिबन हालिया दिनों में मैं तो इसको, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत का तब्दील होना, ये जो है खातून बलोच का खुदकश हमला करना, जिसमें चीनी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के का मारा जाना, शायद आपको इल्म हो कि इस पे बीजिंग का कितना सख्त रद्देमल आया है और इसको बहुत ही हम लोग रवायती अंदाज में वही पुलिस इंक्वायरी, राना सनलवाए पुलिस उसके उन लड़कों को तलाश कर रही है और घर पे छापे मार रही है। हालांकि वो लोग वादे तौर पर बता चुके हैं कि हम ये खातून हैं, ये भेजी गई हैं, BRA का एक मजीद ब्रिगेड है, उसके तहत ये, इससे पहले सरीना हुआ
तो मैंने इस वक्त जो पाक चीन ताल्लुकात जिस नहज पर हैं, चौकट पर आके और वो शिकारी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, इन्हें इल्म होना चाहिए कि बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि ये जो पोरस बॉर्डर है, ये जो अफगानिस्तान और ईरान का, परसों से देखिए इस पे कितने हमले हुए। पीसी गवादर पे हुआ, दालबंदीन में हुआ, सेरीना होटल में हुआ, कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, चीनी कॉन्सुलेट में हुआ। हाईली एजुकेटेड ब्रेन वॉशिंग आप चेक कीजिए कि हाईली एजुकेटेड ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते। ये ब्रेन वॉशिंग खाली नहीं है। जो मुझे तो देखकर अफसोस हुआ कि दो बच्चों की माँ विक्ट्री का निशान दिखा रही है, और ये मेरे जराये का कहने है कि ये सिर्फ एक नहीं है, 5 में भी ज्यादातर खुदकश हमले थे, और ये इतना मजबूत नेटवर्क हो गया, इतना मुनज़्ज़म हो गया। ये एक अलग बात है कि उसे कितनी फॉरेन फंडिंग हो रही है, और क्यों ना अफगानिस्तान और इंडिया अपना इसमें डाले। इसमें तो उन्हें पहले बीजिंग जाना चाहिए था। और जो मेरी बात हुई है उससे कि चीन ने बहुत सीरियस लिया है। मैं अभी कुछ दिन पहले गवादर गया था, वहां पर वो इसमें बहुत वरिड हैं कि हम इतनी बड़ी पैमाने पर इन्वेस्ट करने के बावजूद जो हमारे साथ खासतौर पर बलूचिस्तान में आम लोगों में वो जो देख रहे हैं कि उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, और आपने एक सो कॉल्ड नाम नहाद बाप किस्म की पार्टी को वहां बिठाल कर बलूचिस्तान को मसले को हल कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है, पता नहीं उन तक ये पहुंच रहा है या नहीं। जी सही। मुबशिर बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं? यही सवाल आपसे कि ये मुल्की मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करना तरजीहात में क्या उस तरह से नहीं है जिस तरह से सऊदी अरब जाना या फिर खारजा महाज पर जाकर जो है पहले दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को ठीक करना, आवाम के बारे में पहले नहीं सोचा जाना चाहिए? बुनियादी तौर पे अगर आप देखिए, बरेलवी साहब ने फरमाई काफी सारी बातें, लेकिन जो हमारे चैलेंजेस हैं वो 3 हैं। एक तो हमारा है मुआशी मसला, दूसरा हमें पावर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जो है वो खालिस्तन आपकी अपनी एजेंसीज और आपकी लॉ एनफोर्सर्स जो है उनको अलर्ट रहना पड़ता है, और उस पर उन्हें काम करना चाहिए, और कर भी रहे हैं। मतलब हमने देखा कल पंजाब में भी रेड्स हुए इसी सिलसिले में, और बहुत सारी जगहों पे, और वो चूंकि ऑपरेशन इस तरह का है कि उसको सीक्रेट रखा जा रहा है ताकि नेटवर्क को ब्रेक किया जा सके, तो वो तो खालिस्तान हो गया लोकल मसला। जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है और जो हमारे फिस्कल इश्यूज हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले तो हमें जरूरत है करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो करने की। करंट अकाउंट का मसला बहुत बड़ा है, दूसरा ट्रेड डेफिसिट उसके लिए भी, और तीसरा एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस जो अभी तक सूरत हाल सामने आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने फुल स्विंग पे काम ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि आपके पास ईंधन नहीं है, वो गैस की सूरत में हो या फ्यूल की सूरत में हो। अब अगर इन दोनों इश्यूज को आप ले लें तो इसके लिए हमें माजी में भी याद आता है, और जब भी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है, हालांकि हम इस तरह की डिप्लोमेसी को कभी भी एनकरेज नहीं करते, हम सेल्फ सफिशिएंट होने पे यकीन रखते हैं बल्कि, तो ऐसी सूरत हाल में हमेशा हमारा रुख सऊदी अरब की तरफ ही होता है। उसकी वजह है कि आपको याद होगा सैंक्शंस जब पाकिस्तान पे लगी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नतीजे में, तो सऊदी अरब ने हमें तेल दिया। अभी पुरानी बात नहीं, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, इमरान खान साहब की हुकूमत में जब हमें अपना फॉरेन करंट अकाउंट मेंटेन करना था, तो सऊदी अरब से पैसे लेके हमने अपने अकाउंट्स में रखवाए। वो अलहदा बहस है कि इस दफे उन्होंने उसका इंटरेस्ट भी लिया। तो ये जो ट्रिप है, मेरे ख्याल में ये 2 इश्यूज को जो मामला चल रहे हैं कि इकोनॉमी का और दूसरा एनर्जी क्राइसिस, उससे कहीं ना कहीं ये लिंक कर रहा है। क्योंकि फ्यूल अगर आपको सऊदी अरब दे दे या आपके पैसे रखवाने के लिए दे दे, तो आपके मसाइल थोड़े बहुत हल हो सकते हैं। तो इसमें मजहबी फरीजे के साथ साथ जो है वो डिप्लोमेसी फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी और फॉर द सेक ऑफ एनर्जी क्राइसिस जो है वो इससे रिलेटेड है। जहां तक बात रही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, उसमें आपको पता है कि ऐसे मामलात में हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है, और चूंकि सी पैक की सिक्योरिटी को देख भी वही लोग रहे हैं जाती तौर पे,
तो इसलिए वो फुली एक्टिव है और बहुत सारे ऑपरेशंस का हमें इल्म है जो हम उस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते। आज ही पंजाब में CTD की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल्स दी हैं जो जौहर टाउन में धमाका हुआ था, और उसी में ही CTD के ऑफिशियल्स ने बताया कि जो अभी बैंक नारकली के बाहर धमाका हुआ था उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो नेटवर्क ब्रेक हो रहे हैं लेकिन शायद मसलतन उन्हें बताया नहीं जा रहा। सही। शौकत पराचा साहब, ये मौजूदा हुकूमत अब जो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये लोड शेडिंग की वजह जो है गुज़श्ता हुकूमत है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और जैसे कि अभी मुबशिर साहब भी कह रहे हैं कि फ्यूल नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लोड शेडिंग का मसला है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। कितनी हकीकत है इन इल्ज़ामात के अंदर? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वाकई पिछली हुकूमत पर लाया करती है इसमें? बहुत शुक्रिया। अगर फ्यूल होता सफिशेंट मिकदार में, या बिजली के जो बिजली घर हैं 26 हैं, 26 में से कोई 5-6 ऑपरेशनल थे, बाकी बंद थे, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये हुकूमत अभी आई है। हम अगर 1 महीना या 1.5 महीना देखें कि ये भी उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं फिर तो कहें, लेकिन क्राइसिस तो मुल्क के लिए है। अब पिछली हुकूमत चली गई, जितना भी कोई कह ले कि ये पिछली हुकूमत ने गैस के वक्त पे मुआहदे किए थे, या उनको ये इल्म नहीं था कि शुगर पाकिस्तान में कम है, उन्होंने पहले एक्सपोर्ट कर दी और फिर इंपोर्ट की, जिसकी वजह से 3 साल हो गए चीनी की कीमत स्टेबल नहीं हुई, या मुल्क में आटा नहीं था, गंदम नहीं थी इतनी, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया आटा और फिर इंपोर्ट कर दिया। पिछली हुकूमत को तो खैर गवर्नेंस का पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ नारे मारने वाले थे और वो कहते थे फलां चोर है, फलां चोर है। लेकिन अभी ये शुरुआत है इस गवर्नमेंट की, और मैं अब कनेक्ट करता हूँ इस टूर के साथ। देखिए, ये महज टूर नहीं है कि वहाँ जाकर नमाज पढ़नी है, उम्रा करना है। मुसलमान के लिए इससे बड़ी सादत नहीं हो सकती, लेकिन उससे बढ़ के भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पिछली हुकूमत ने फॉरेन पॉलिसी के मैदान में जितना पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को डैमेज किया है, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं किया। अमेरिका के साथ लड़ाई, आपकी यूरोपियन यूनियन को आपने ललकारा, बार बार ललकारा। सऊदी अरब के साथ इतना बड़ा क्राइसिस हुआ कि आपको याद नहीं है, बयान था कि जी वो आए या ना आए, हम कश्मीर पे अकेले आगे बढ़ेंगे। फिर आपको याद है वो एक अल जज़ीरा तर्ज का एक टीवी चैनल बनना था तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के तावन से। वो पहले मलेशिया के साथ ऐलान किया, सऊदी अरब नाराज हुआ, फिर वहाँ समिट आप उधर नहीं गए तो मलेशिया और तुर्की दोनों नाराज हो गए। फिर आप अगले साल मलेशिया गए और आपने कहा कि जी मैं अब आपकी समिट हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा, फिर सऊदी अरब नाराज हो गया। तो फॉरेन रिलेशन तो बड़े डेलिकेट होते हैं, जिसको शायद ये सारी जमातें अब मिलकर उनको रिपेयर करेंगी जो नुकसान पहुँचाया गया है। सऊदी विजिट का महज मैं फिर कहूँगा कि उम्रा एक बहुत बड़ी सादत है, अल्लाह ताला सबको नसीब करे, लेकिन कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। मसलन उन्होंने $3 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान में रखा हुआ है। ये तजवीज़ लेके गए हैं कि इस अब नाउ आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक्स, ये तजवीज़ लेके गए हैं कि उन डिपॉजिट्स को आप $5 अरब तक बढ़ाएं। यानी जो हमारे फॉरेक्स पे प्रेशर है जिसकी वजह से डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, अगर आपका फॉरेक्स लेवल एक स्टेबल हो जाता है तो फिर आपका डॉलर भी स्टेबल हो जाएगा। तो वो $5 अरब का प्राइम मिनिस्टर प्रपोजल लेके गए हैं उधर, और होपफुली चूंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इनको इनवाइट किया है तो हिज रॉयल हाइनेस इनकी बात सुनेंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑयल डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी पाकिस्तान इंजॉय कर रहा है $1.2 बिलियन की एवरेज ईयर, और वो हमने हर साल पे बैक करना होता है। तो उसका भी एक प्रपोजल है कि आप $3 बिलियन तक इस फैसिलिटी को 3 साल के लिए ले जाएं। अगर ऐसा ये जिस रिजर्व की आप बात कर रहे हैं कि $3 बिलियन था और अब ये प्रपोजल लेके गए हैं कि उसको $5 बिलियन कर दिया जाए, वो $3 बिलियन भी कंडीशनल था कि हमें IMF के प्रोग्राम में रहना जो है वो ज़रूरी है। तो क्या इसके ऊपर भी कोई बातचीत का प्रपोजल में शामिल है कि उस कंडीशन को हटाया जा सके?
उस कंडीशन को तो अब IMF के साथ तो हमारा अभी मिफ्ता इस्माइल गए हुए थे, तो मेरा ख्याल है वो एग्रीमेंट अब आगे बढ़ रहा है। और IMF ने तो ये नहीं कहा कि हम इस गवर्नमेंट के साथ अपना वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब तो उनका एक डेलीगेशन भी नेक्स्ट मंथ यानी मई में आ रहा है, तो वो प्रोग्राम ऑन द ट्रैक है। वो चूंकि पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी बनी थी कि क्लैरिटी हमें पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए क्लैरिटी नहीं हो रही थी कि पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। और अभी भी फॉर दैट मैटर आगे जाके आपने पंजाब डिस्कस करना है तो पंजाब के हवाले आर्टिकल 6 के हवाले से चूंकि नेक्स्ट सेगमेंट में आपने डिस्कस करना है तो मैं उसको टच नहीं कर रहा। लेकिन ये जो सऊदी विजिट है इसके बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिन क्राइसिस इशारा कर रहे थे वो बाकायदा बड़े क्राइसिस हैं और ये विजिट उनके साथ डायरेक्टली अटैच है। मसलन अगर कोई रिफाइनरी की एक बड़ी प्रपोजल है, पुरानी बलूचिस्तान में रिफाइनरी बनाई जाए हब उधर हब में या गवादर की तरफ, तो अगर उसमें कोई 15-20 हज़ार एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो वहाँ के लोगों का भी शेयर होगा। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट और बढ़ती है, मसलन सऊदी अरब ने 4-5 साल पहले क्राउन प्रिंस गए थे चाइना, तो बाकायदा एक प्रपोजल डिस्कस हुई थी कि CPEC को सऊदी अरब शामिल होगा। अगर वो आके इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। और बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं इस डेलीगेशन में सवाए PTI। अगर एक पॉलिटिकल कंसेंसस जब ये बयान होगा वहां पर बैठ के टॉक्स में तो इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो फॉरेन पॉलिसी का डैमेज हुआ है पिछली गवर्नमेंट में, जिस तरह से बड़े ममालिक के साथ, मसलन मेरे लिए एम्बैरेसिंग है, मुझे नहीं पता बरेलवी साहब या बुखारी साहब क्या सोचते हैं। हम हमेशा प्रिंसिपल्स की बात करते रहे कि किसी मुल्क को कोई हक हासिल नहीं है कि छोटे मुल्क पर बमबारी करे। एन उस वक्त पुतिन यूक्रेन में बमबारी कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसके साथ बैठे थे। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, नो डाउट। हम ये भी कहते हैं कि रूस में चाहिए था, लेकिन वो इत्तफाक से ऐसा वो दिन बना, आपको तो इंटीमेशन होनी चाहिए थी ना। लेकिन सर PTI का ये मौक़िफ़ है ना कि वो सिर्फ इमरान खान साहब का फैसला नहीं था या सिर्फ PTI हुकूमत का फैसला नहीं था, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके वो उस वक्त उन्होंने रशिया का दौरा किया था। ठीक है सर, इसके ऊपर हम वापस आ जाएंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब की तरफ मैं बढ़ती हूँ। मुजाहिद बरेलवी साहब, शौकत फराजा साहब को आप सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत जो थी उसकी तो कोई गवर्नेंस ही नहीं थी, बस वो नारे मारने वाले ही लोग थे। नारे मारने वाले वैसे इस नई हुकूमत के अंदर भी कुछ कम नहीं है। तहकीकात जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है, जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, फ़रा खान जो हैं उनके ख़िलाफ़ नैब ने अब इंक्वायरी शुरू कर दी है। मज़ीद लोग भी आ सकते हैं इस शिकंजे में एहतसाब के? एक तो वही आपने कहा कि जो सबसे बड़ी कमज़ोरी और ख़ामी थी कि चोर, डाकू, भगोड़े, और अगर आप 8 दिन से उठा लें तो वो मेरे ख्याल रोज़ाना क्या हो रहा है। बल्कि मुझे अफसोस हुआ कि हमारी शाइस्ता और शुस्ता मियाँ साहब की अगर बेटी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें और शायद ये मैं इस्तेमाल नहीं करता, अगर शायद सुर्खी नहीं बनता कि अब इन्हें मिर्चें क्यों लग गई। मेरे ख्याल में राचा और बुखारी साहब को इल्म है कि हमारे यहाँ ये ज़बान यानी मीडिया में आ गई, ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती, हर लफ्ज़ का और मुहावरे का होता है। तो बदकिस्मती से वो जो इमरान खान साहब बयान छोड़ गए, मखान उसमें कामयाब रहे कि नून लीग भी उसी बयानिए पे चल रही है। और मैं फिर ये कहूँगा कि अभी इन्होंने कोई 10 दिन में जो उनकी प्रायोरिटीज़ थी, ये नहीं कि ये 10 दिन में सब चीज़ हल कर दें। और दूसरे इसको मैंने कहा ना कि ये उम्र आसान था, लेकिन किस तरह आया। ANP ने कहा जनाब हमारी जो पॉलिसी नहीं है कि हम सरकारी वक्त पे जाएं। नेशनल पार्टी ने कहा जी हम अपने घर पे जाएंगे तो हम खुद चले जाएंगे। हालांकि सर मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह चुकी हैं यानी इसको कि सब अपने खर्चे पे जा रहे हैं। नहीं ये नहीं देखिए, इसको जिक्र की क्या जरूरत थी कि अपने खर्चे पे जा रहे थे। मुझे नहीं पता, कुछ पता चला है 8 मुसाफिर भी 2 दिन पहले चले गए। तो इसको हाइप क्रिएट करने की जरूरत थी, खामोशी थी। लेकिन वो ऐसा बनाया कि जैसे कोई बहुत बड़ी, और सॉरी टू से जनाब, ये कोई ड्यू रिस्पेक्ट, भाई जो 17 बैसाखियां दी गई थी इमरान खान को, वो बैसाखियां आपको दे दी गई हैं। चलिए आपने जो आप कौन से मुंतखब नुमाइंदे हैं भाई? आपके 74 वोट हैं, 5 हमारे अल्ताफ भाई के, सॉरी अल्ताफ कह रहा हूं, हमारे भाइयों के, 5 बाप के, तो वो बेचारे जिनमें एक जेल में या पड़ा हुआ था अली वजीर, एक दावर के,
एक कोई बेचारा पुअर अली जमा शाह, एक भूटानी, 2 मैंगल साहब के, यानी ये जो आपकी हुकूमत है, फिर वो मुनव्वर मलिक छोड़िए, यानी वो मुतादे, यानी ये ऐसी कौन सी जश्न और खुशी की बात थी कि आपको तो चाहिए था कि जिस दिन तरीके एतमाद ना आती आप नए इलेक्शन पे जाते, और आपको जाना चाहिए नए मैंडेट पे। ये आपका मैंडेट नहीं है। अगर इमरान खान ने मैंडेट चुराया था तो आपके पास भी ये जेन्युइन मैंडेट नहीं है। ये जेन्युइन मैंडेट उन बेसाखियों का है, बेसाखियों पे पकड़ा है, सॉरी टू से, जिन्होंने रातों रात इनका जमीर जाग गया और इमरान खान को छोड़कर इनको ज्वाइन करे। क्या इनको हम सलूट करें? क्या हम इसको जमहूरियत की फतह करार दें? ये जो मुनहरिफीन अरकान का या इनका, सॉरी टू से, ये जो एक अलग मौजू है। लेकिन अगर इमरान खान आउट हो गए थे, और हमें भी पता है ये बैसाखियां पिराचा दादा जानते हैं इमरान खान ने किसको बैसाखियां दी थी, और इन्हीं बैसाखियों को मैंने एक से पूछा, बल्कि गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा हमें कोई कॉल नहीं आई। आप अंडरस्टैंड? हाँ, यानी वो न्यूट्रलिटी, ये भी कॉल नहीं है। अगर कॉल आ जाती तो हम इमरान खान को नहीं छोड़ते। ये 17 लोगों ने के साथ यही हुआ है। अब एक ऐसी गवर्नमेंट को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं, बैसाखियों में खड़ी, कल 4 बैसाखियां आपकी खींच ली गई, फिर क्या होगा? तो आपको तो 2018 में जो पार्लियामेंट नाजायज थी, सेलेक्टेड थी, वही पार्लियामेंट आज जायज हो गई है। 22 अरकान आपने अपने उन्हें होटलों में, आप 5 स्टार होटलों में ठहरा रहे हैं, उनका एक एक दिन का खर्चा आप लगा लें। वही जो आप जिनको ये MPM ये क्या क्या नहीं कहते रहे, ये अब मैं ये अलग मौजू की तरफ निकल गया, लेकिन कोई सॉरी टू से मैं इस वक्त चारा भी नहीं था कि मैं ये समझा जाए कि मैं खान साहब की गवर्नमेंट को बड़ा कोई जायज करार देकर इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी तो है कि इस बात का ये जश्न मना रहे हैं। ये 104 तहरीक एतमाद देकर 3 वोटों पर खड़ी गवर्नमेंट का आपको चाहिए कि फौरन इलेक्शन की तरफ जाते। आप क्यों पंजाब के तख्त पर बैठने के लिए इतने बेताबो बेकरार हैं? भाई खेदें जाए ऐसे ये 22 अरकान को लेके, वो अलीम खान और कौन कौन लोग हैं। तो अब अगर आप ये बात करेंगे तो फिर ये बातें नहीं आएंगी, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे ये बातें करें, क्योंकि अगर हम ये बात करेंगे तो फौरन आप हमें डाल दिया जाएगा उस कैंप में। बिल्कुल, जो वोट की इज्जत की बात करते थे, जिन्होंने पूरी रैली निकाली थी, अब जब उनकी हुकूमत है और किस तरह से ये हुकूमत बनी है, तो सवाल तो बिल्कुल बनेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुबशिर बुखारी साहब की तरफ और ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो इस हुकूमत की जानिब से ये इंतकामी सियासत कह लें या फिर जो केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बयानियाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है PTI के ख़िलाफ़, क्या वो PTI के बयानिए से मुकाबला कर सकेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर इसका कोई असर पड़ेगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुबशिर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक बयानिया बनाया है 10 अप्रैल को, जिस तरह से लोग उनकी सपोर्ट में निकले, उन्होंने जो जलसे किए, उसमें भी हमने देखा बड़ी तादाद में लोग आए। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इस वक्त जो उनकी सपोर्ट हमें नज़र आ रही है। अब ये हुकूमत जो फैसले कर रही है कि रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे, आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी और केसेस भी बनाए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, इससे मकबूलियत कम होगी PTI की या बढ़ेगी? देखिए, ये बयान करने के लिए मुझे एक तारीख बयान करना पड़ेगी, और वो थोड़ी सी मैं मुख्तसर उसकी समराइज करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ये जरूरी होता है कि बात हमने देखी भुट्टो साहब के खिलाफ होते हुए, फिर ये बात देखी जो ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शादी होती है आसिफ ज़रदारी साहब के साथ, तो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हो जाती है। हुकूमत से बाहर जाती हैं तो वो घोड़े और मुरब्बे और पता नहीं क्या क्या निकलता है। वो चलते 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 वो मकबूलियत यहाँ तक कम होती है कि आज आप पंजाब में पीपल्स पार्टी का हाल देख लीजिए, तो वो प्रोपेगेंडा काम करता है। इमरान खान साहब की गुड लक, वो बड़े लकी रहे हैं, चूंकि परफॉर्मेंस जीरो, गवर्नेंस जीरो, अहलियत शायद कमी थी उनके साथियों में, उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे नैरेटिव्स जो है वो अवाम में बेचने की कोशिश की, जिसमें वो करप्शन पे स्टार्ट हुए। वो अपने हुकूमत में आने से 2 साल पहले, 3 साल पहले, बल्कि 5 साल पहले वो करप्शन पे स्टार्ट हुए। अपने हुकूमत के आखिरी दिन, बल्कि आज भी उसी करप्शन का नैरेटिव भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बिका नहीं। उसके बाद उन्होंने दूसरे नैरेटिव्स भी डेवलप किए, जिसमें रियासत मदीना यानी मजहब का इस्तेमाल
भी शुरू किया, नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ की तरफ भी गए, वो भी नहीं बिके। लकी रहे कि आखिरी दिन जिन्होंने हक लहराया वो वाला नैरेटिव दिख गया और बड़े बड़े भरपूर तरीके से दिखा। अब मामला ये है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और हम तो सारे बोलते रहे लिखते रहे कि जनाब चूंकि गवर्नेंस का इशू है, खान साहब को चाहिए इनसे असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन करवा दें। ये डिमांड उस वक्त की पीडीएम कर रही थी, जिसपे आज वो खुद अमल नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी रीजन जो वो बयान करते हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो कि नीचे जा रही थी वो उनके बयानी के बाद ऊपर आ गई। और अब इस वक्त जो है मौजूदा अलाइड गवर्नमेंट का नाम मैं इसे देता हूँ, क्योंकि हम जॉइंट अपोजिशन तो कहते हैं, जॉइंट गवर्नमेंट भी कह दें, तो ये जॉइंट गवर्नमेंट जो है इसको ये खतरा महसूस हो रहा है कि इस बयानिए के साथ खान साहब इलेक्शन के मैदान में बड़े कामयाब रहेंगे। अब इस बयानिए को काउंटर करना है, जिसके लिए वो मल्टी जिसमें सबसे पहले वही फार्मूला है। देखिए, इससे तो इनकार नहीं है कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से निकलते हैं लाहौर के लिए, मोटरवे पर उनकी गाड़ी रोकी जाती है और उसमें से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली जाती है। बहुत ही डायर और सीरियस किस्म का केस बनाया गया था और कहीं भी साबित नहीं होता। बाहर बैठे हुए हर मुल्क के वजीर दाखिला हैं। इस तरह की ज्यादतियां खान साहब भी करते रहे या उनके एडवाइजर्स के कहने पे होती रही है। जो भी होता रहा है वो होता रहा है। मतलब उन पे ये केस तो हमें पता है, क्योंकि हम रिपोर्ट करते रहे कि भाई ये एक फैब्रिकेटेड केस था। तो अब ये हुकूमत भी उसमें कुछ सच्चाइयां भी होंगी, लेकिन बहुत सारे केसेस वैसे ही बनेंगे लोगों को अननर्व करने के लिए। एक टैक्टिक तो हो गया ये वो काउंटर करने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसी चीजें सामने लाई जाए जिससे एक्सक्यूज मी ये आवाम को बताया जा सके कि खान साहब के कॉल ऑफ फेम में तजाद है और बहुत बड़ा तजाद है। इस तरह का स्टफ भी सामने आएगा जो कि मेरे ख्याल में गलत है। किसी की पर्सनल लाइफ को मेरे ख्याल है मीडिया को भी केयरफुल रहना चाहिए और ये पॉलिटिकल लीडरशिप स्पेशली इनकी ड्यूटी है कि लोगों को उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कैरेक्टर डिस्ट्रक्शन से आप अपनी फॉलोइंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हमारी एक लीडरशिप का जो है प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो है आखिरी जो हरबा रह जाता है वो ये है कि आप सड़कों पे निकलें। जो आप देख रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो लाहौर में कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी कैंपेन कर रही हैं और उसमें उनको पजीराई मिल रही है। चौथा जो आप मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट इशू कर रहे हैं वो भी उनकी वापसी का मकसद भी बुनियादी तौर पे खान साहब के नैरेटिव को काउंटर करना होगा। सो ये एक मिली जुली स्ट्रेटेजी है जिसमें हम जस्टिफाई नहीं करते कभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को, जिसमें लॉ को मिसयूज किया जाए हम कभी भी उसकी सपोर्ट नहीं करते। यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एहतमाल भी मौजूद है। अब अगर कोई कार्रवाइयाँ होती हैं तो हम इट इज़ सेफ टू से कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो सकती है, जैसे कि हमने माजी में भी देखा है। जी बिल्कुल ऐसा ही मैं कर रहा हूँ कि कुछ मामला तो जेन्युइन होंगे लेकिन बहुत जगहों पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बरेलवी साहब जो तशरीफ फरमा है वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि हर दौर में केसेस एक दो जेन्युइन भी हुए लेकिन बहुत सारे केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हुए, हत्ता की कन्विक्शन हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की बैंगिंग हो गई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की और आसिफ जरदारी की मलिक कयूम के हाथों ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की कॉल ही ट्रेस हुई थी और उनको कन्विक्ट किया गया था। तो ऐसे वाकयात बेतहाशा हैं जो हमारे सामने हैं। हमने कई केसेस ऐसे कवर किए जेल में जाके, मसलन आसिफ जरदारी साहब का मंशियात का केस था और बड़े नामी गिरामी साहब को स्टेट विटनेस के तौर पे लाए थे और वो कोर्ट में आके उन्होंने कहा जज साहब मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे पट्टी पढ़ाई गई थी लेकिन इस बंदे से मेरा कोई लेन देन नहीं। तो ये चीजें हमारे सामने ही हैं। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे केसेस से
भरी पड़ी है, कहाँ कहाँ और कब कब बताएंगे, ये इसके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। सही। शौकत पराचा साहब, हम तारीख से नहीं सीखते और अभी भी ऐसा महसूस होता है कि दायरों में ही घूमे जा रहे हैं। जैसे कि मुबशिर बुखारी साहब ने भी जो कुछ माजी की बातें बताई हैं, एक मरतबा फिर से हमें वही सर्कल घूम के जो है उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि नई हुकूमत बनेगी, नए केसेस बनेंगे, दोबारा से मीडिया टॉक्स होंगी, दोबारा से बताया जाएगा, अदालत से बाहर निकलकर विक्ट्री के निशान बनाए जाएंगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? अभी तो मामला थोड़ा थमा है। आज जिस केस की आप बात कर रही हैं, ये उसी इदारे ने केस की प्रेस रिलीज जारी की जिसके खिलाफ सबको शिकायत है। और किन को शिकायत हैं? मसलन आसिफ जरदारी साहब को फिर जेल में डाला था, अभी प्रयाल तारपुर साहिबा को अभी जेल में डाला था, खुर्शीद शाह को अभी जेल में डाला था, शहबाज शरीफ 2 दफ़ा जेल से होके आए, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह का बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया मुबशिर बुखारी साहब ने केस। जो बरेलवी साहब बात कर रहे हैं या बुखारी साहब कर रहे हैं, ये वो बैगेज है हिस्ट्री का जो हम उठा के फिर रहे हैं। लेकिन हमने इसमें कुछ बेहतरी भी देखी। मसलन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ COD, तो उसके बाद जो 90s की विक्टिमाइजेशन थी एक दूसरे की, एहतसाबुर रहमान की, सैफुर रहमान के हाथों या दूसरों के, वो थमी थी। लेकिन उस वक्त खान साहब का क्या नारा होता था कि ये जी मुकमुका कर लिया इन्होंने। क्यों भूलते हैं मेरे दोस्त कि खान साहब ने आकर जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी कि एक दूसरे को हमने जलील नहीं करना, ख्वार नहीं करना, तो वो तो खान साहब ने आके, खान साहब सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी को मुकमुका कहा करते थे कि ये अपनी अपनी करप्शन बनाने। लेकिन सर, हम आहंगी जो है अगर इस हद तक हो कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एहतसाब तो होना चाहिए ना, शफाफियत तो आनी चाहिए ना। एहतसाब यही होना चाहिए कि ब्रॉडशीट को आप पैसे दें, जितने पैसे लेने हैं उससे ज्यादा आप जुर्माना अदा करें। किसी ने एहतसाब किया उस चेयरमैन नैब का जिसने ब्रॉडशीट के साथ, और उसको ये भी पता नहीं था कि कौन सी ब्रॉडशीट सही है और कौन सी गलत है। ये इमरान खान उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ थे ना, रेफरेंडम में जाकर कौन तकरीरें कर रहा था। एहतसाब स्पेशली जो नैब बना था, नैब तो बना ही आर्म ट्विस्टिंग के लिए था। बरेलवी साहब के सामने 3 PPP से 4 PPP क्यों बनाने पड़े थे कि उनका तो ग्रुप टूट गया था। 22 बंदों को तोड़ के जमाली साहब को 1 वोट इमरान खान ने दिया, 1 तारुल कादरी ने दिया, 1 मरूम तारिक आदम को जेल से निकाल कर यहाँ पर जमाली साहब को 1 वोट से जितवाया गया। हम क्या बात करें इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए। नहीं तो सर, फिर इसका हाल आप यही समझते हैं कि नैब के इदारे को खत्म कर देना चाहिए? इसको होना ही नहीं चाहिए था, खत्म। इसको एहतसाब कमीशन बनाया सैफुर रहमान ने, उसने 3 साल बेड़ा गर्क किया मुल्क का। अब ये जो बातें होती रही, मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी इसको खत्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान का ये जो हाल हुआ है, जिसकी प्रॉब्लम 4 साल हमने फेस की, मुल्क बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया, मईशत बैठ गई, पूरी सरकारी मशीनरी कोई काम नहीं करती थी कि आप तो बुलाकर जलील करेंगे। एक बहुत बड़े पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन अगर 17 ग्रेड का आदमी उस आदमी को बाहर बिठाकर अपने कमरे के बाहर 1 घंटा इंतजार करवाए, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, एहतसाब का अमल होता है, वो पूरी दुनिया में होता है। पहले जो इदारे थे एहतसाब के, अगर आपको उन पे एतमाद नहीं था तो फिर नैब के क्या, और नैब ने क्या कर दिया बताइए इन पूरे सालों में? हर बंदा लेकिन शौकत पराचा साहब, एक चीज तो आप मानेंगे ना कि सिर्फ नैब को इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमारे मुल्क के अंदर और भी इदारे हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आर्म ट्विस्टिंग की बात करनी है, क्या अपनी मर्जी के फैसले माजी में हम देखें, हमें नजर नहीं आती? फोन कॉल्स जो लीक होती रही हैं वो भी तो हमारे सामने ही है ना। मैं आपके साथ यही आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि जो इदारा बना था जिसका मकसद ही विक्टिमाइजेशन करना था, हम उस इदारे की बुनियाद पर अपना मुल्क हमने डबो दिया। दूसरी बात, अब जाकर मेरे दोस्तों को एतराज हो या ना हो, आज छोटे सूबे खुश हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। आज छोटे सूबे खुश हैं कि जो सर पे हाथ था 4 साल के लिए,
चला गया और इस वजह से पीटीआई को क्या गुस्सा है? दूसरे सर पर हाथ नहीं गया, जो हाथ पीटीआई के सर पे था वो दूसरी हुकूमत के सर पर नहीं गया, जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। अरे भाई सुने, अपनी अपनी परसेप्शन है। अभी सर परसेप्शन की बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर साहब ओपनली इंटरव्यूज में बैठ के नेशनल टेलीविजन पर ये बात कर रहे हैं कि हमारे तो ताल्लुकात अब अच्छे हो गए हैं और इमरान खान साहब की वजह से अच्छे हुए हैं, हम तो थैंकफुल हैं उनके। मैं ख्वाजा आसिफ या राना तनवीर के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सर वो उन पार्टी का हिस्सा है ना जो इस वक्त हुकूमत में है ना। सुने, जब सर से हाथ गया तो तब कहा ना कि जानवर न्यूट्रल होते हैं, इंसान न्यूट्रल नहीं होते। ये किसको कहा जा रहा था? आपको पता नहीं है किसको कहा जा रहा था? हाँ, न्यूट्रलिटी का अगर किसी को फायदा हो रहा है तो फायदा लेने वालों का या जिनका फायदा हो रहा है उनका कसूर है ये वाला। आपको नहीं पता 65 खड़े हुए थे, 50 ने वोट। सर कसूर आप ये नहीं समझते कि जो कल तक नाम ले लेकर इदारों के सरबराहों को बुरा भला कह रहे थे और कह रहे थे कि आपकी वजह से ये सारा गंद इस मुल्क में फैला हुआ है, आज आप उनके साथ ठीक हो गए हैं और आप ही की जमात के रहनुमा बैठकर ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात तो अब ठीक हो गए हैं। मैं आपसे अगेन वी आर टॉकिंग सेम थिंग, हम एक ही बात कर रहे हैं। मैं ये कह सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बेहतर होने पर कोई मसला था या वो गलत था तो ये भी गलत होना चाहिए, इसको भी हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं ये बेसिकली कहना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं जी हाथ तो आया ही नहीं अभी हुकूमत के ऊपर। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो उनके हाथ था, मैं कह रहा हूं कि वो हाथ इधर नहीं आया, वो पीछे हटे हैं। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जो मजबूरी में उनके साथ थे वो हट गए पीछे। दैट्स ऑल मेरा आर्गुमेंट। आप ये कह रहे हैं कि हट गया हाथ। मुजाहिद बरेलवी साहब आप भी यही कह रहे हैं कि हाथ हट गया, बैसाखियां हट गई हैं। सॉरी, मैं अब तो पिराचा साहब भी सीनियर हो गए हैं, मैं इनसे इख्तिलाफ इसलिए नहीं कर सकता कि इस्लामाबाद में बैठे हैं, ज्यादा पावर कॉरिडोर को जानते हैं। अगर ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता। सॉरी टू से इतनी सादगी से मैं नहीं कहूँगा। वो मैंने कहा ना, न्यूट्रलिटी ये थी कि टेलीफोन कॉल नहीं आई थी और इसीलिए उन्हें कहा गया कि जो आपका मुंह मांगा मिल रहा है उसको ले लो। और जिसके आपको इल्म है आप लोगों को कि जरदारी साहब कितने बड़े जादूगर और बादशाहगर हैं। ये जो आमिर लियाकत से लेकर हमारे भाइयों से लेकर जितने भी लोग हैं ना, सॉरी टू से इनका माजी हमें पूरे इनके पुश्तों से मालूम है। ये इतनी सादगी से इन्होंने अपनी सियासत जो है वो, इनका ज़मीर नहीं जागा है। ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर ये इमरान खान से शरीफों के पास नहीं आए हैं या जरदारियों के पास। इन्होंने पूरी अपनी कीमत ली है, सॉरी टू से। और इसीलिए मैं कह रहा था कि बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट खड़ी है। 4 बैसाखियाँ आ जाएंगी, ये गिर पड़ेगी इमरान खान की तरह फौरी तौर पर। इनको मैं ये नहीं कह रही इमरान खान कह रहा है इलेक्शन पे जाओ, भाई आप नया मैंडेट लें। जरदारी के पास नेशनल मैंडेट नहीं है, नवाज शरीफ के पास पंजाब के अलावा मैंडेट नहीं है, इनके पास ना बलूचिस्तान का मैंडेट है शरीफों के पास, ना केपी में है ना सिंध में है। पीपल्स पार्टी के पास ना पंजाब का मैंडेट है, ना बलूचिस्तान का है, ना वहां पर है। अगर आप इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़े, नया मैंडेट लें, ये बातें छोड़ें। आप ये जो आप माशी मसाइल वगैरह ये जी लोगों को हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है। ये हुक्मरानों में ये जो अशराफिया की लड़ाई है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके अपोजिशन में होते हैं तो ये इदारों को बुरा भला कहते हैं, इक़्तिदार में आते हैं तो यही उनको डिफेंड करने के लिए बैठ जाते हैं। हमें नहीं हुआ 2 दहाई से, मैं भी ये स्क्रीनों पे सुन रहा हूँ, ये देख रहा हूँ पिराचा साहब या बुखारी साहब। हम वक्त नहीं है, वरना हमको सब तारीख पता है कि किस तरीके से बेनजीर भुट्टो के साथ शरीफों ने क्या किया और शरीफ के बापों को इन लोगों ने क्या किया और मिसाक का क्या इन्होंने किया। अपने अपने मफादात होते हैं तो फिर ये किस तरीके से हाथ मिलाते हैं। नवाज शरीफ ने जो कहा था मैं बेनजीर से हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि राजियों से हाथ मिला चुका है। मैं देख रहा था कि जब बिलावल साहब जब मिला रहे थे हाथ तो मैं वो मुझे तारीख याद आ गई। क्या क्या याद दिलाऊं, आज मफादात एक हुए तो आपका कौमी मफाद हो गए। तो सर आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा जरा पंजाब की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुबशिर बुखारी साहब, ये आइनी बहरान पंजाब में हम देख रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद होता जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इनकार कर दिया हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने से। क्या देख रहे हैं, क्या नतीजे निकलेंगे ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है? लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म एक मरतबा फिर से जो है वो नहीं माना गया है, हल्फ नहीं लिया गया हमजा शहबाज साहब से। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल के? मेरा ख्याल है कि बरेलवी साहब का, मेरा और पराचा साहब तीनों का मसला एक ही है। हम बुनियादी तौर पे दस्तूर के मानने वाले लोग हैं, दस्तूर के लिए हम स्ट्रगल भी करते रहे। हम शायद इन लोगों में जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए तो
मुबशिर साहब आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। शौकत पराची साहब आपकी तरफ मैं ये सवाल ले आती हूँ, क्या लगता है पंजाब में क्या निकलेंगे नताइज? क्या नताइज निकलने हैं? जब गवर्नर कहे मैं आइन नहीं मानता, आज तो परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन हुआ ही नहीं है। यानी पूरी दुनिया ने देखा, डिप्टी स्पीकर को मारा गया, उसको धक्के मारे गए, उसको गुस्सने मारे गए, उसको दबोचा गया, और उसके बाद वो पूरा आईनी अमल हुआ। और वो हुआ क्या था? हाई कोर्ट के हुक्म पर। हाई कोर्ट ने कहा था इलेक्शन करवाएं, डेट दी थी, डिप्टी स्पीकर को हुक्म दिया था, डिप्टी स्पीकर ने अदालत के हुक्म पे ये किया। अब वो गवर्नर साहब पता नहीं कहां से ये गवर्नर आगे घुसे गवर्नर हाउस में, इसने कहा कि जी मैं तो साइन हल्फ नहीं लेता। फिर अदालत ने सदर ममलिकत को खत लिखा, वजीर आजम ने अपनी एडवाइस के साथ सदर को खत लिखा। सदर के लिए बाइंडिंग है वजीर आजम की एडवाइस। आर्टिकल 45 में सिर्फ सदर का प्रेरोगेटिव है, बाकी 48 के तहत सारा कुछ बाइंडिंग है। उन्होंने फिर गवर्नर को भेज दिया। आज सुना है गवर्नर ने फिर रिपोर्ट भेज दी कि जी वो जो अदालत का एक तजवीज है, अदालत का हुक्म नहीं है। तो अदालत अपना हुक्म लिख के ही भेज सकती है ना। अदालत आपको पकड़ के या तो बंद कर दे, कंटेम्प्ट में बंद कर दे, फिर कहेंगे कि जी अदालतें जुडिशल एक्टिविज्म आ गया, ये हो गया, वो हो गया। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो अभी बात हो रही है कि नवाज शरीफ ने ये किया, शहबाज ने ये किया, दरदारी ने ये किया, अभी 90s की पॉलिटिक्स से दुनिया तो निकल आई लेकिन हम नहीं निकले। मैं बार बार कहता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद चीजें पॉलिटिकली आगे बढ़ रही थी। फिर खान साहब ने कहा मुक मुका हो गया जी, मुक मुका। उस मुक मुका में मुल्क का मुक मुका कर दिया। शुरू से ही पाकिस्तान के प्रॉब्लम थे, लेकिन 3 साल में कुकिंग ऑयल पौने 200 रुपए से 150 रुपए से 500 रुपए पहुंच गया। सही। वो भी क्या पिछली सदी वाले रेट्स पर। चीनी 2018 में 55 रुपए थी, वो 110 पे आके खड़ी हो गई। वो ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, आपके पास थी नहीं। जो गवर्नेंस के जो मसाइल थे, बड़े सीरियस मसाइल थे, ये इनके बस की बात ही नहीं थी हुकूमत चलाना। ये वैसे दावे कर रहे थे, पहले 100 दिन जी मुस्बत रिपोर्टिंग करें जी, मुस्बत रद्द अमल दिखाएं जी। पहले 100 दिन, फिर 6 महीने मांगे, फिर साल मांगा, फिर 200 मांगे। हम बार बार यही कहते रहे कि आप छोड़ें चोर चोर कहना, डाकू डाकू कहना, जो इदारे हैं वो करेंगे। आप खुदा के लिए देखें, किसी को यह कहना कि आप वक्त पे LNG इंपोर्ट करने का फैसला करें, किसी को यह कहना कि खाद नहीं मिल रही, आप खाद वक्त पे डिलीवर करवा दें, ये क्या उनका गिला करना है? ये क्या उसमें न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी या सर पे हाथ रखने वाली बात है? खाद का मैं खुद एक गांव से हूँ, लेट मी कन्फेस, मैं एक गांव से हूँ। यकीन माने अपने गांव में लंबी लंबी लाइनें फार्मर्स की देखी हैं। तो सुबह सर वो फार्मर्स की लाइनें तो आज भी हमें नजर आ रही है ना। आप तो नई हुकूमत आ गई है, डीजल क्यों नहीं मिल रहा है? तो हुकूमत से हम पूछ रहे हैं ना, रोजाना पूछते हैं ना। तो क्या जवाब देते हैं? पूछते हैं नहीं सर, हम भी पूछते हैं, वो उसका जवाब देते हैं ये भी इमरान खान हुकूमत की वजह से हो रहा है। लेकिन ये भी जरा बता दीजिए कि 22 साल 90 की दहाई पूरी हो गई, 2000 में 6 मुशर्रफ के छोड़ दें, क्या जरदारियों और शरीफों के दौर में मईशत में, सेहत में, तालीम में दूध और शहद की नदियां बही। सिर्फ सिंध में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते मोहतरमा। 40% आदमी की आमदनी एक डर है। चले 3 साल में तो इमरान खान ने बेरागढ़ किया, 22 साल में क्या दिया उसका हिसाब किताब भी लेके बैठ जाइए ना। सर मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगी और चाहूंगी कि छोटा छोटा सा इसके ऊपर कमेंट कर दे। दुनिया की कौन सी अदालत है जहां पर एक शख्स को इंसाफ देने के लिए 4 मरतबा बेंच बने, एक ही दिन में 4 मरतबा बेंच बने और तहरील हो, और जब लगे कि वहां से उस तरह का इंसाफ नहीं मिल सकता या अपने हक में फैसला नहीं आ सकता, उसके बाद दरख्वास्त वापस ली जाए? जी बरेलवी साहब, आपने कोई देखी है मिसाल दुनिया में कहीं? नहीं, वो जब रात को 12 बजे तक सुप्रीम कोर्टें खुल सकती हैं और गरीब आदमी जो है एड़ियां रगड़ता रहे हमारी सेशन आम कोर्टों में, तो इसका जवाब मैं क्या दूं? जी मुबशिर बुखारी साहब। जी बिल्कुल, ये देखिए बड़ी अच्छी मिसाल अदालत ने कायम की और उन जजेस को भी जिन्होंने सुनने से इनकार किया, लेकिन कम अज कम इस बात के बाद PTI को अपना वो नैरेटिव थोड़ा सा चेंज करना होगा कि अदालतें आजाद नहीं है। इतना मजबूर कर दिया कि एप्लीकेशन वापस ले ली गई। तो मेरा ख्याल है कि अदालतों को भी होश आ गया, अवामी रद्द अमल के सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो भी काम करना शुरू हो गई। सही। शौकत पराची साहब, सर लास्ट कमेंट।
अगर रात को 12 बजे तक जजेस आ गए तो आपके मुल्क को एक आईनी क्राइसिस से बचाया उन्होंने, बजाय इसके कि हम क्रेडिट दें कि मुल्क ये लाखों लोग जेलों में पड़े, ये कोई क्राइसिस नहीं है। लाखों आम आदमी के लिए नहीं खुलेंगी ये अदालतें, सेशन कोर्ट सब आपको पता है। चले बरेली साहब कंप्लीट करने दे, प्राचा साहब को कमेंट कंप्लीट करने दे। जी जी प्राचा साहब, बात ये आईनी क्राइसिस की, जिस क्राइसिस की वजह से अदालत खुले उधर तक रहें। अगर आप दूसरी तरफ आते हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि ठीक है लोग पड़े हैं, लेकिन एक अपने आप के मुल्क को एक आईनी बहरान से अदालत ने बचाया, वरना तो वैने आई हुई थी, प्रिजनर वैने। फिर बेहतर था कि पार्लियामेंटेरियन को अंदर से पकड़ के लिया जाता। आइन का तहफ़्फ़ुज़, जब तक आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मादी में इसलिए नहीं बढ़ा कि आइन और कानून की पासदारी नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।